नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 मेरे संग की औरतें। अभी तक हमने पढ़ा कि पहले मृदुला गर्ग यानी पाठ की लेखिका ने अपनी नानी के बारे में, फिर अपनी माँ, अपनी दादी और अपनी परनानी के बारे में, अपनी परदादी के बारे में हमें बताया कि वे किस प्रकार की महिलाएं थीं और जो उनके घर का माहौल था वो कैसा था। अब बढ़ते हैं आगे। अब लेखिका ने अपने बारे में बताना शुरू किया था और अपने साथ साथ जो अपनी 4 बहनें और हैं उनको भी उनके बारे में वे बता रही हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं पृष्ठ 21 से। कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। अर्थात 5 बहनें भी अपनी नानी, माँ और परदादी के समान ही थी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। अर्थात जो उनकी बड़ी बहन थी वह मंजुल भगत के नाम से लेखन कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर मैं थी, अर्थात लेखिका। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। अब आप ये देखिए कि जो विवाह के बाद जो हमारा उपनाम है या सरनेम जिसे कहते हैं वह बदल जाता है और लड़की अपने उपनाम को छोड़कर जो उसके पति का सरनेम होता है वही लगाने लगती है। लेकिन यहाँ बात की गई है एक अन्य लेखिका मनु भंडारी की। उन्होंने विवाह के बाद भी अपने नाम को नहीं बदला था, लेकिन जो लेखिका और उसकी बहन थी उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया था। नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते हैं कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4थी और 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात ज़माने की सुनी कि उनका एक ही नाम रखा और उनके नाम थे रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अब यहाँ लेखिका ने अपने बहन भाइयों का परिचय दिया है कि उनकी बहनों के क्या क्या नाम थे। उनका घर का नाम अलग था
और बाहर का अलग। लेकिन जो उनकी 2 छोटी और बहनें हुई, पिताजी ने उनका एक एक ही नाम रखा। अब वो कहती हैं कि 6 बहन भाइयों में से जो 2 बीच वाली बहनें थी, केवल वही नहीं लिखती थी, बाकी 3 बहनें और उनका जो भाई राजीव था, सभी लेखन कार्य में जुट गए थे लेखन कार्य से। चलते हैं हम अगले पृष्ठ की ओर। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता था। अर्थात जब घर में उनके लेखन कार्य जो उन्होंने लिखा है उसे कोई नहीं पढ़ता था, तो कोई उनकी आलोचना भी नहीं करता था। तो वो कहती हैं इस बात का मुझे फ़ायदा ही लगा। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। अर्थात उनकी जो 2 छोटी बहनें हैं, जो बनी, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका, बहनें सवा शेर। अब वे अपने बहनों के व्यवहार के बारे में बता रही हैं कि जो लेखिका नहीं हैं, जो नहीं लिखती हैं, उनके बारे में उन्होंने अब बताना शुरू किया है कि जो 4थे नंबर की उनकी बहन थी, उसका नाम था रेणु। 4थे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती थी, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी। माँ तो इन चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुढ़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा अर्थात बहुत धीरे धीरे। वह जब उन्हें स्कूल की बस उन्हें छोड़ जाती थी घर से कुछ दूरी पर, तो पिता वहाँ लेने के लिए उन्हें गाड़ी भेज देते थे, लेकिन अचला तो गाड़ी में बैठ जाती थी जो सबसे छोटी थी, और रेणु पैदल ही घर जाती थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, अर्थात उसे जो परीक्षा है अर्थात पेपर देना भी अच्छा नहीं लगता था, वह उससे भी परहेज करती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। अर्थात कि उसे जो पेपर देने से या इम्तिहान देने से इतनी चिढ़ थी, तो वह उस परीक्षा के बारे में पूछती कि बताइए कि क्या फ़ायदा है कि मैं परीक्षा क्यों दूँ। यदि आप मुझे समझा पाएंगे कि परीक्षा के फ़ायदे हैं तभी दूंगी, अन्यथा मैं परीक्षा नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, और माँ ने पिताजी से पूछने के लिए कहा। पिताजी ने क्या उत्तर दिया? पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि उसका आधा समय
उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अर्थात यदि कोई उसे परफ्यूम भी गिफ्ट में देता है तो वह यह कहकर नहीं लेती कि मैं तो रोज ही स्नान करती हूँ, और परफ्यूम तो वे लगाते हैं जिनके शरीर से, जिनके तन से दुर्गंध आती है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर रेणु का स्वभाव व्यवहार दिखाया गया है, वह अड़ियल स्वभाव की थी। उसे इम्तिहान से चिढ़ थी, वह पैदल ही घर आ जाती थी जहाँ उनकी स्कूल बस उसे छोड़कर जाती थी। अब चलते हैं जो लेखिका अपनी अगली बहन के बारे में बता रही है कि तीसरे नंबर पर चित्रा है, यानी कि पहले नंबर पर मंजुला, दूसरे पर लेखिका मृदुला और तीसरे नंबर की है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके नंबर कम और उसके शागिर्दों अर्थात जो उसके शिष्य होते थे जिन्हें वह पढ़ाती थी उनके नंबर ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अब जो तीसरे नंबर की उसकी बहन है चित्रा, उसके बारे में बताया है कि वह जो भी सोच लेती थी उसी को वह पूरा करके ही दम लेती थी। अब वह बता रही है अपने सबसे छोटी बहन के बारे में। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और अंजुला और मेरी तरह उम्र के 30 पार करते ही लिखने का रोग लग गया। अर्थात वह भी लेखिका और बड़ी बहन की तरह उसने भी लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। बचा हुआ बाकी का पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद। शुभ दिन।